आइए सुनते हैं कहानी समझौता। जन्म जन्मांतर से ऋणी हूं तुम्हारा। तुमने मुझे प्रेम करना सिखाया। तुमने मुझे त्याग की परिभाषा समझाई। स्वार्थ की कटीली बाढ़ पार कर मैं मखमली हरियाली पर चैन की नींद सो सका। तुम्हारे कारण ये कोमल एहसास न होता तो तुम्हारा एक शून्य जिसमें विलीन हो जाती हर आशा, हर उमंग, हर प्रतीति। शची के कानों में बरसों बाद गूंज रहे थे ये संवाद, उसके मन में टकरा टकरा कर वापस लौट रहे थे। इन संवादों में वो कसक, वो पैनापन था जो किसी के हृदय में प्रविष्ट हो सके, लेकिन स्वयं उसी का मन दूर दूर तक एक रेगिस्तान बन चुका है जिसमें कोई भाव सोखने की शक्ति नहीं बची थी। कभी ये संवाद सुनते ही उसका मन मयूर उमंग से नाच उठता था। मन में आनंद की तरंगें उठने लगती। आंतरिक उल्लास के भाव चेहरे पर अनायास ही आ जाते और तालियों से सैट गूंज उठता। शची गजब की एक्ट्रेस है और प्रशांत भी। प्रशांत उस फिल्म में एक कवि का किरदार निभा रहा था। उसके काव्यात्मक संवाद मानो शची तक उसके भाव संप्रेषण का जरिया थे। तुम बहुत दूर तक जा सकती हो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, कहकर निर्देशक भावातिरेक में शची के हाथ थाम लेता है। प्रशांत बस आंखों ही आंखों में उसकी तारीफ जताता। उसकी सम्मोहक आंखों की ऊष्मा जैसे उसके तन मन से लिपट जाती। दोनों ही अभिनय के क्षेत्र में अभी नवोदित थे, संघर्षरत थे। अभी बहुत समय था, पर यह सर्वविदित था कि देर सवेर दोनों जीवन साथी बनेंगे। प्रशांत के घर जब शची जाती तो उसके पिता तहे दिल से उसका स्वागत करते, लेकिन उसकी माँ की निगाहें उसे चीर कर रख देती। शची, उस फिल्म में तुमने इतने कम कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्या ये जरूरी था? अभी सास बनी नहीं कि लगी हक जताने। शची बोलना तो चाहती थी, लेकिन प्रशांत ही मोर्चा संभालता। मम्मी, ये सब जरूरी है आजकल। सफलता के लिए इतना समझौता तो करना ही पड़ता है। मैं ये सब नहीं जानती। हम लोग अभी इतने आधुनिक नहीं हैं कि हमारी बहू बेटियां खुलेआम ऐसे कपड़े पहने। प्रशांत मध्यम वर्ग से था तो शची नौकरी पेशा वर्ग से, पर उसके पिता के आर्मी अफसर होने से परिवार आज़ाद ख्याल था। प्रशांत की मां के दकियानुसी विचारों से शची सहम जाती। यदि इस फिल्म इंडस्ट्री में उसके आचरण या चरित्र की ओर कोई उंगली उठाए तो आपत्ति दर्ज की जा सकती है, पर पटकथा की मांग पर किए गए दृश्यों पर इतना ऐतराज क्यों? काजल की इस कोठरी में बेदाग रह जाना ही उसके पक्ष में कितना बड़ा चरित्र प्रमाण पत्र है, लेकिन कौन समझाए उन्हें? समय तेजी से गुजरता जा रहा था। शची की नृत्य प्रवीणता काम आई। हर फिल्म में उसका नृत्य फिल्म की सफलता का पर्याय बन गया। उसने अभिनय की नई नई मंजिलें तय की। अपना सौंदर्य अत्यंत घातक बनाकर प्रस्तुत करना वो सीख गई। आंखों का मासूम नौसिखियापन अब दिलकश मादकता में बदल गया। उसकी मनमोहिनी मुस्कान में लाखों लोगों को वश में करने का जादू आ गया। पहले से ही बला की खूबसूरती उस पर आत्मविश्वास का तेज चढ़ गया। शची फिल्मी आकाश का सबसे चमकता हुआ सितारा बन गई। कैमरे की चकाचौंध बढ़ती गई। इस रोशनी और कोलाहल भरे वातावरण में प्रशांत का हाथ कब छूट गया पता ही न चला। छिटपुट फिल्में प्रशांत की भी आती रहीं, थोड़ा बहुत व्यवसाय करती रहीं, परंतु उल्लेखनीय कुछ भी नहीं। प्रशांत उसकी हर सफलता का जश्न मनाता। उस दिन भी शची की प्यार बिना चैन कहाँ फिल्म हिट होने की खुशी में प्रशांत ने उसे अपने घर में दावत दी थी। मन भावन एकांत में शची और प्रशांत मानो एक दूसरे में खो गए थे। इस संवादहीन स्थिति में भी एक आनंद था। तभी प्रशांत की मम्मी ने उन्हें अंदर बुलाया। वो शची को कुछ समझा रही थी। प्रशांत टकटकी लगाए देखे जा रहा था। तभी प्रशांत की मम्मी ने शची को उल्हाना दिया। सिर पर चुन्नी रखो, इस घर की बहू बनोगी तुम, रीति रिवाज भी सीखने होंगे। शची शर्माकर प्रशांत के कमरे में चली आई। प्रशांत भी खाने की प्लेटें लेकर वहीं चला आया था। शची, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। रोशन लाल के यहाँ की रबड़ी तुम्हें बहुत पसंद है ना? ये सुनकर शची खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, थैंक यू प्रशांत, तुम्हें मेरी मामूली से मामूली पसंद भी इतनी बारीकी से याद है।
कैसे भूल सकता हूँ। तुम तो मेरी जिंदगी हो, जन्म जन्मांतर से ऋणी हूँ तुम्हारा। तुमने मुझे प्यार करना सिखाया। शची खिलखिलाकर हंस दी। बोली, अब तक याद है तुम्हें ये डायलॉग? मेरी फिल्में ही कितनी आई हैं जो भूल जाऊंगा। खास तौर से इस संवाद को भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता। और हाँ, एक बात और, क्या अब वक्त नहीं आया कि हम दोनों शादी कर लें? पहले तो शची सोच में पड़ गई, फिर कुछ क्षणों के बाद बोली, मम्मी राजी हो जाएंगी? तुमने अभी सुना ही है कि मम्मी राजी हैं। बस उनका यही कहना है कि शची शादी के बाद एक्टिंग छोड़ दे। तुम जानते हो कि अभिनय करना मेरे लिए सांस लेने जैसा है। मैं इसके बिना नहीं जी सकती। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि ये मेरा कहना है। कुछ दिनों के लिए छोड़ देना, सब कुछ सामान्य होते ही फिर शुरू कर देना। नहीं प्रशांत, ये फरेब होगा। मम्मी से मैं झूठ नहीं बोलूँगी। दूसरी बात, इस क्षेत्र में इतनी गलाकाट प्रतियोगिता है कि कुछ दिनों के लिए हटने से मेरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। शची प्लीज़, मेरे लिए। कहते हुए प्रशांत भावातिरेक में उसके हाथ थामकर आगे बोला, मैं इतना गया गुजरा भी नहीं हूं कि तुम्हारा भरण पोषण भी न कर सकूं। तुम मेरी इतनी सी बात मान लो। सवाल सदियों से चली आ रही घिसी पिटी इन सब मान्यताओं का नहीं है प्रशांत। मैं यहाँ पेट भरने नहीं आई हूँ। मैंने भी तुम्हारी तरह सपने देखे हैं, उन्हें पूरा करते जाना ही मेरी उपलब्धि है। तुम्हारे सपनों से मेरे सपने कम महत्वपूर्ण नहीं है प्रशांत। यदि तुम इन बातों को समझ सको तो मेरी ओर से हाँ समझना, वरना। कहती शची अपने आंसू रोकती उठ खड़ी हुई और तेज कदमों से अपनी कार में जा बैठी। हैरान प्रशांत जब तक उसे रोकने की कोशिश करता, गुबार उड़ाती हुई कार जा चुकी थी। शची के मम्मी पापा ने उसकी मनोदशा को समझा। सुंदर व्यक्तित्व और सरल स्वभाव का प्रशांत उन्हें पसंद तो था, पर शची के कैरियर के प्रति उसके विचार जानकर उन्हें बेहद निराशा हुई। शची फिल्म सितारों की दुनिया में खो गई। उसका सम्मान बढ़ता गया। प्रशंसकों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रही। प्रशांत की फिल्मों का ग्राफ एक सरल रेखा में चलता रहा। शची के साथ प्रशांत को 2-3 फिल्में मिली, पर वो ज़्यादा चली नहीं, इसीलिए जोड़ी टूट गई। शची के रिश्तेदारों ने अमेरिका निवासी राजीव का रिश्ता सुझाया था। राजीव का अमेरिका में बहुत बड़ा व्यवसाय था। वो अति धनाढ्य था, पर यह बात शची को विशेष आकर्षित नहीं कर पाई थी। धनाढ्य वर्ग में तो वो स्वयं भी आती थी। उसका दिल तो राजीव के सुदर्शन व्यक्तित्व और सुलझे विचारों ने जीत लिया था। उसने शची को पहली ही मुलाकात में साफ साफ बताया कि जन्म से अमेरिका में ही रहने के कारण वो हिंदी का एक शब्द भी नहीं जानता, परंतु भारतीय संस्कृति का वो सम्मान करता है। शची की उसने एक भी फिल्म नहीं देखी, परंतु हिंदी फिल्म जगत में वो उसके विशिष्ट स्थान के बारे में जानता है और चाहता है परिश्रम से मिली ये सफलता वो गंवाए नहीं। भारत अमेरिका की दूरी कम से कम रुपयों के संदर्भ में विशेष अर्थ नहीं रखती। यदि दोनों का विवाह हुआ तो वो दोनों अपने अपने व्यवसाय के साथ ईमानदारी बरतते हुए भी हमसफर बने रह सकते हैं। शची को भला और क्या चाहिए था। रीति रिवाजों से विवाह हुआ। ये धमाकेदार खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से छाई। सभी प्रमुख टीवी चैनलों में उसका इंटरव्यू लेने की होड़ सी लग गई। उज्ज्वल चेहरे पर बार बार काली घटा सी मचलने वाली जुल्फों को बहुत ही अदा से संवारते हुए अपनी मोहक मुस्कान के साथ वो खनकदार आवाज़ में इठला कर कह उठी, जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे वैसा ही जीवन साथी मिला है जिसकी मैंने कल्पना की थी। कभी कभी कोई पत्रकार प्रशांत के बारे में पूछने की कोशिश करता तो शची विनम्रता से इनकार कर देती। नो पर्सनल क्वेश्चन प्लीज़। शची का एक पैर भारत में तो दूसरा अमेरिका में होता। दुनिया उसके कदमों तले बिछी हुई थी। हवाई जहाज़ से सफ़र के दौरान समुद्र की अलग गहराइयाँ और आकाश की अंतहीन सीमा उसे निरंतर अपना काम करने हेतु उकसाती रहती। वो व्यस्त होती गई। इन व्यस्तताओं के बीच प्रशांत के बारे में पता लगाने की न फुर्सत मिली और न छुट्टी। इस संसार में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, तो माया नगरी भला इससे अपवाद कैसे होती। वहाँ तो स्वार्थ और अस्थिरता और भी घृणित रूप में प्रकट होती है। फिल्मी दुनिया में प्रतिदिन
सैकड़ों कलाकार उदय होते हैं और फिर धीरे धीरे लुप्त होते जाते हैं। उम्र का प्रभाव धीरे धीरे शची के शरीर और चेहरे पर स्पष्ट होने लगा। मेकअप की परतें भी असली उम्र छिपाने में असफल सिद्ध होने लगीं। कभी बिजली जैसी गति से किए गए नृत्य अब चपलता खोने लगे। ये सारे परिवर्तन हुए तो इर्द गिर्द के कैमरों की रोशनियों का धीरे धीरे मंद हो जाना स्वाभाविक ही था। शची के लिए उम्र के इस पड़ाव पर रुकना अब जरूरी हो गया, बल्कि यूं कहना उचित होगा कि उसे रोक दिया गया। छोटे मोटे महत्वहीन रोल ऑफर होने लगे, लेकिन आसमान की बुलंदियां छू लेने के बाद मामूली ऊंचाइयां गले लगाने में उसे उकताहट होने लगी। शची की दौड़ पर विराम लग गया। अब वो घर गृहस्थी में रुचि लेना चाहती थी, लेकिन घर को उसकी अनुपस्थिति में भी सुचारू रूप से चलने की आदत थी, सो उसकी उपस्थिति जरूरी नहीं थी। राजीव अपने काम में पूरी तरह व्यस्त था। जैसे उसे शची की फिल्मों में काम करने पर कोई आपत्ति नहीं थी, उसी तरह फिल्में छोड़ देने के निर्णय से भी उसे कोई लेना देना नहीं था। उसका स्पष्ट मत था कि हर व्यक्ति को अपने निर्णय खुद ही लेने चाहिए। उसमें किसी दूसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप अनावश्यक दखलंदाजी होती है। ये अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव था। भारत में तो हर व्यक्ति की समस्या उसके परिवार की ही नहीं, उसके पड़ोसियों और परिचितों की भी होती है। व्यर्थ के कितने ही सुझाव और बिन मांगे अनगिनत मशवरे मिलते हैं। कई बार इसी कारण मन डामाडोल होने के अवसर आते हैं। उस समय तो इन बातों पर बहुत झल्लाहट महसूस होती थी, मगर आज वो दिल से चाहती थी कि कोई उसे रोके, टोके, सुझाव दे, उसके कार्यकलाप पर टिप्पणी करे। शची की फिल्मों में जाने के निर्णय पर उसकी मम्मी को तो नहीं, पर उसकी मम्मी की सहेली को ऐतराज था। आंटी को क्या मतलब है? मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं। शची आग बबूला हो जाती। कभी उसकी मौसी तो कभी बुआ फिल्म नगरी की विसंगतियां समझाती और उसे फूंक फूंक कर कदम रखने की सलाह देती, तो वो बड़बड़ाने लगती, मैं क्या बच्ची हूं जो अपना भला बुरा नहीं समझूंगी। परंतु अब आज शची को उन बातों का महत्व समझ में आ रहा है। इन छोटी छोटी बातों में ही जीवन की एक बड़ी सच्चाई छिपी होती है कि व्यक्ति अकेले निपट अकेले जी नहीं सकता। उसे एक अपनत्व की ज़रूरत सदा रहती है। ये स्नेह भरा आलंबन ही उसका जीवन रस है। व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के पीछे स्वयं अपनी पहचान स्थापित करने की चाह छिपी होती है। पहचान कायम होते ही प्रशंसक मिलते हैं, आत्मसंतुष्टि मिलती है। पहचान खो जाते ही प्रशंसक भाग खड़े होते हैं। आत्मसंतुष्टि आत्म प्रवंचना साबित होती है, लेकिन अपनों का प्रेम इन सब से ऊपर होता है। यही प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है। कभी चिंता व्यक्त करता है तो कभी उत्सव मनाता है, कभी हर्षित होता है तो कभी उदासी का आवरण ओढ़ लेता है, कभी स्वतंत्रता देता है तो कभी रेशमी बंधन। बंधन? चौंक उठी शची। एक दिन इसी रेशमी स्नेह बंधन से बांधना चाहा था उसे प्रशांत ने, उसकी मम्मी ने। किसने दिया था इतना अधिकार उन्हें? उसके प्रति उनके अथाह प्रेम ने ही तो। आज जो कुछ शची समझ पा रही है, पहले क्यों नहीं समझ पाई? राजीव की निर्विकार भलमनसाहट उसके गले नहीं उतर रही है। उसके निर्लिप्त प्रणय निवेदन से उसे कोफ्त होने लगी। उसकी सास का उसके व्यक्तिगत मामले में दखल न देना शची को बहुत अजीब लगता। उसका भावुक भारतीय मन इस परिवेश को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे लगता कि ये सुख, ऐशो आराम उस विशाल सागर सा बेकार है जिसकी एक बूंद भी पीने लायक नहीं होती। प्रेम का निर्मल निर्झर वो पीछे, बहुत पीछे छोड़ आई है। राजीव उसकी मध्यम पड़ती आभा से अनजान था। शची को लगता वो उससे उन्मुक्त प्रेम नहीं करता। न सही, आवेश में आकर उससे लड़ झगड़ तो सकता है। कुछ तो हो जिससे उसे जिंदगी की झलक मिले, कुछ तो जिससे धीरे धीरे शिला में तब्दील हो रहे उसके अस्तित्व में जान महसूस हो। अब तो राजीव के व्यवहार में उसे अपने प्रति ऊब स्पष्ट दिखाई देती। ठीक ही तो था। अमेरिकी संस्कृति की सोच है, यूज एंड थ्रो। शायद वो भी अपवाद नहीं है।
इस भोगवादी परिवेश में पले बढ़े राजीव को वो कैसे समझाती कि भारत में पत्नी को सिर्फ प्रेमिका नहीं बल्कि गृहिणी, सखी और सचिव का भी दर्जा दिया जाता है। इसी खिन्न मनोदशा में उसने राजीव से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? उफ, ये बात कहाँ से आई तुम्हारे दिमाग में? राजीव को ऐसी भावनात्मक बातों से चिढ़ होती थी, लिहाजा वो तुनक कर बोल उठा। यूं ही बैठे बैठे सोच रही थी, प्यार के लक्षण ये तो नहीं होते, जिससे अपनापन होता है उससे क्या इस कदर बेगाना होकर रहा जा सकता है? राजीव, क्या तुम नहीं जानते कि अपनों का प्यार दुलार ही नहीं, ताने, उल्हाने और डांट फटकार भी किस कदर ज़रूरी होती है जीने के लिए? ये सुनकर राजीव मुस्कुराकर बोला, ये किस फिल्म के डायलॉग है मैडम? ये डायलॉग नहीं है राजीव, ये मेरे मन की आवाज़ है, मेरे मन की पुकार है। क्या तुम्हें प्रशांत की याद आ रही है? राजीव ने पूछा। उसने गॉसिप कॉलम में उसके और प्रशांत के बारे में पढ़ रखा था और स्वयं शची ने भी उससे कुछ नहीं छिपाया था। भारत में पत्नी के पहले प्रेमी के बारे में इतनी सहजता से नहीं पूछा करते। ये भारत नहीं है डार्लिंग, इस देश में किसी की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की जाती। तुम यहाँ खुश नहीं हो तो वापस चली जाओ, मेरे साथ न रहना चाहो तो प्रशांत के साथ रह लो या कोई नया साथी ढूंढ लो। उफ, किस कदर आवेगहीनता के साथ कह रहा था राजीव। शची के दिल में हुक सी थी। आस्थाओं के टूटने का दर्द भीतर तक महसूस किया उसने। तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? शची ने पूछा। लग भी सकता है, लेकिन तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम्हें जीनी चाहिए अपनी मर्जी से। मेरी और तुम्हारी जिंदगी अब एक है राजीव, कहकर शची राजीव के सीने से लिपट कर फफक फफक कर रोने लगी। उसके आंसुओं की नमी, उसकी बाहों की ऊष्मा शायद राजीव के अभेद कवच को पिघला दे और उसका दिल भी उसी की तरह धड़कने लगे जैसे शची का धड़कता है। लेकिन राजीव ने सदा की तरह शची के निश्चल भावुक आत्मनिवेदन को प्रणय का आवाहन समझा। कुछ ही देर बाद वो गहरी नींद सो गया, परंतु शची की आंखों से नींद कोसों दूर थी। क्या देह से परे कुछ भी नहीं सोच पाता राजीव? जिस बात को उसने राजीव की समझदारी समझा था वो दरअसल संवेदनहीनता थी। सुलझे विचारों वाला राजीव घर गृहस्थी और शची की उलझनों से भी मुक्त ही था। प्रशांत से विवाह लगभग तय होने के बावजूद उसने सीमा लांघने की कभी चेष्टा नहीं की। कभी कभी वही अभिसारिका बन जाती, लेकिन प्रशांत ने उसके असाधारण रूप यौवन को सिर्फ मुग्ध आंखों से सराहा, कभी कभी शब्दों में भी अभिव्यक्त किया, लेकिन अपने प्रेम की गरिमा को बनाए रखा। मैं तुम्हें शादी के बाद संपूर्ण रूप से पाना चाहता हूँ शची, वो भावुक स्वर में कहता। अनजाने में शची का मन प्रशांत और राजीव में तुलना करने लगता। ऐसे ही अवसाद के क्षणों में जब उसे रोहित कापड़िया ने अपनी फिल्म में एक चरित्र प्रधान अभिनेत्री का रोल ऑफर किया तो वो इनकार न कर सकी। बड़ी भाभी का ये किरदार आम भाभियों के किरदार से अलग था। ये एक परिपक्व स्त्री का किरदार था। वो भी अब कच्ची उम्र की कहाँ रही। उसे ऐसे हालात से समझौता करना सीखना होगा, वरना अवसाद के इस अंधे कुएं में वो इस कदर डूब जाएगी कि कोई चाह कर भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। स्वयं को बचाने का यही तरीका है कि अभिनय की दूसरी पारी खेल ली जाए। वो 8 साल बाद भारत लौट रही थी। इतने सालों में उसका मन और कोख दोनों ही रीति रहे। संतान के लिए राजीव कभी उत्सुक नहीं रहा। उसका कहना था कि संतान हम दोनों के महत्वाकांक्षी जीवन में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। जब शची फिल्मों से दूर रही तब भी राजीव पर दबाव नहीं डाल सकी। उसे लगता कहीं राजीव की संतान भी उसी की तरह यंत्र चालित पुतला बनकर न रह जाए। पहले जब वो भारत आती, दूर दूर तक फैले आकाश का विस्तार उसे चकित करता। नए नए क्षितिजों को छू लेने के लिए मन मचल उठता। लेकिन आज उसे लगता है आसमान वही है, पर उसका अस्तित्व कितना नगण्य है। इस विस्तार को बाहों में समेटना तो दूर, उसे निर्दयता से खाली हाथ लौटाया गया है। शूटिंग की गहमा गहमी में सारे निराशावादी विचार दूर भाग गए। नए उत्साह के हीरो हीरोइन थे, सब उसे सम्मान दे रहे थे। सीन शुरू होने से पहले
सबसे सलाह मशवरा कर रहे थे। उसे बहुत भला सा लग रहा था। बड़प्पन का भाव लिए वो बैठी रही। सीन शुरू हुआ। हीरो हीरोइन की मासूम नोक-झोंक का दृश्य था, जिसे हीरो की भाभी छिप छिप कर देखती है और उनके बीच पनपे प्रेम के अंकुर का पता लगाती है। भाभी की शरारतपूर्ण छेड़छाड़ पर हीरो पहले तो इनकार करता रहता है, बाद में अपने प्रेम की स्वीकृति देता है। शॉट के ओके होते ही शची कुर्सी पर वापस बैठ गई। वर्षों बाद शॉट देने और उसके ओके होने से खुश शची में जैसे नया आत्मविश्वास जागा था। अभी वो आत्मविभोर सी बैठी ही थी कि तभी कलाकारों की भीड़ में उसे प्रशांत दिखाई दिया। वो तीर सी भीड़ में से रास्ता बनाती हुई उसके पास पहुंच गई। प्रशांत, तुम यहाँ कौन सा रोल कर रहे हो? सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम कैसे हो? तुम्हारी हालत तो पहले जैसी नहीं दिखाई देती। क्या अपनी तबीयत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते? पहले तो ऐसे लापरवाह नहीं थे तुम, कहती शची जोर से बोली। प्रशांत, कहाँ खो गए? मैं तुम्हारी शची, मुझे भूल गए क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं? शची धारा प्रवाह बोलती जा रही थी। प्रशांत ने शुष्क होठों पर जबान फेरी। नहीं नहीं, भूला कहाँ हूँ। तुम्हारे आने की खबर सुनकर ही तो यहाँ आया हूँ। जानता था तुम तो मुझसे मिलने आओगी नहीं। क्या बात करते हो प्रशांत? आज की शूटिंग के बाद मैं तुम्हारे घर आने ही वाली थी। क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकती हूँ? पर क्या तुमने फिल्में करना छोड़ दिया है? तुम्हारे बारे में मैंने बहुत दिनों से कुछ पढ़ा नहीं, कुछ सुना भी नहीं। कैसे पढ़ोगी? आकाश गंगा से जब कोई तारा टूटता है तो आकाश गंगा पर उसका परिणाम होते क्या कभी देखा है? ये तो कोई उस टूटे तारे से पूछे कि उसके दिल पर क्या गुजरती है। प्रशांत फीकी हंसी हंस कर रह गया। उस दिन शूटिंग से निपट कर वो रोहित कापड़िया के साथ डिनर ले रही थी। उन्होंने ही उसे बताया, शची, तुम्हारी शादी के बाद प्रशांत बिल्कुल टूट चुका था। शूटिंग पर देर से जाना, बेमन से काम करना, हमेशा खोया खोया सा रहना उसकी आदतों में शुमार हो गया। हृदयहीन फिल्मी दुनिया की जानलेवा प्रतियोगिता ऐसे लोगों को दूसरा अवसर कहाँ देती है। लोग उस पर हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। एक क्षण रुककर रोहित कापड़िया ने आगे कहना शुरू किया। लोग उससे संवाद सुनाने की फरमाइश करते हैं और वो शुरू हो जाता है। जन्म जन्मांतर से ऋणी हूँ तुम्हारा। तुमने मुझे प्रेम करना सिखाया। शायद ये तुम दोनों की पहली फिल्म का संवाद था शची। अपनी जिंदगी को इस तरह घुला लेने से यथार्थ को झुटलाया तो नहीं जा सकता ना, लेकिन उसे कौन समझाए। शची का हृदय जैसे फट जाना चाहता था। संवाद के शब्द उसके तन मन में वेदना के स्वर जगा रहे थे। एक निश्चल एहसास की रसमय धारा शुष्क रेगिस्तानी जमीन पर बहकर निष्फल हो गई थी।